नमस्कार। प्रारब्ध पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं गौरव प्रधान जी को। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सबको बहुत बहुत राम राम। जी। दर्शकों, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन। कहा तो ये जा रहा है कि रोटेशन से अध्यक्षता G20 की एक एक करके सबके पास जाती है। ठीक है, भारत के पास भी है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज आपको हासिल तो हो जाती है क्रम से। आप घर के बड़े भाई हैं तो बड़े भाई हैं कहे जाएंगे। लेकिन अगर आपके कर्म वैसे नहीं हैं या आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं तो फिर बड़े भाई होकर भी आप केवल नाम के बड़े भाई होकर रह जाते हैं। G20 आज शुरू हुआ। कल सारे अतिथि आ चुके थे। वो सारी खबरें आप तक पहुंची होंगी। आप सब सुधीजन हैं, आप सबको पता है। G20 का पहला दिन अब खत्म हुआ। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय हमारे सभी गणमान्य अतिथि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के साथ भोजन कर रहे होंगे, औपचारिक। लेकिन क्या क्या हुआ आज, आइए इसी पर चर्चा करते हैं गौरव प्रधान जी से। गौरव जी, G20 का पहला दिन, तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहला, ये कहा जा रहा था कि साहब, जिसको कहते हैं ना कि अंदर की दबी इच्छा थी कि ऐसा काश हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। वो बात ये थी कि तय पाया गया था, ये मान लिया गया था और इस पर खुशी भी मनाई जा रही थी कि कोई लीडर डिक्लेरेशन पेपर इस G20 नई दिल्ली के बाद डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की। दूसरा, नाम को लेकर बहुत चर्चा इस देश में चलती रही, इंडिया और भारत और दिस और दैट, कभी शहरों के नाम, कभी जगहों के नाम, ये सब। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो G20 का ही नाम बदल दिया साहब। यूरोपियन सॉरी अफ्रीकन यूनियन, जिसके 55 देश हैं। आप सोचे कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला है उसको अस्थायी सदस्य, यानी अब G20 हुआ G21, तो नाम बदल गया। और तीसरा, जो भारत के लिहाज से न सिर्फ एक बड़ी सफलता है बल्कि भारत के भविष्य के लिए कितनी बड़ी सफलता है ये तो आप बताएंगे, इंडो मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस पर सहमति बनी। एक एक करके इन तीनों बिंदुओं पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं इसको और कितना बड़ी सफलता है, जिसको मैं बड़ी सफलता कह रहा देखिए भाई, क्या है कि चाइना नहीं आया। चाइना बैक ट्रैक कर गया। शी जिनपिंग उन्होंने बैक ट्रैक इसलिए करा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई डिक्लेरेशन पेपर उनके बिना संभव हो पाए। और डिक्लेरेशन पेपर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ इतिहास में चली गई, दुनिया के इतिहास में चली गई। इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी आगे पुकारा जा सकता है G20 में। चाइना, पाकिस्तान हो या जो उसके टर्की हो और एक दो नेशंस और हैं, इनका केवल मतलब ये सड़क के वो हमारे यूपी में बिगड़े हुए लौंडे होते हैं ना, ठीक है ना, आए खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ के जाएंगे। तो वो वाली हरकत थी जिसको खड़े खड़े मोदी ने और मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। और ये G20 रियाद करा जाएगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। अफ्रीकन यूनियन को साथ लेना, यानी अफ्रीकन यूनियन की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स अफ्रीका में है जो पिछले कई सालों से एक्सप्लॉइट हुआ है। चाइना ने खास तौर से उसको बहुत एक्सप्लॉइट करा। आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, माइनिंग हो, आपको पता होगा आज से कुछ बरस पहले चाइना ने अफ्रीका के 55 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को हवाई जहाज में भर के चाइना बुला लिया था और लगभग सारी चीज़ें साइन करवा ली थी, जिससे लिटरली, क्योंकि करप्शन है, ये तो मानना पड़ेगा, अफ्रीका में बहुत करप्शन है, और पेट भर भर के उनके देश को खरीद लिया एक तरह से। अफ्रीकन यूनियन का G20 में आना अपने आप में एक तरह से वो बेड़ियों को तोड़ना है जो भारत किया गया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, आपको अगर आज्ञा हो तो। जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो हम लोग अक्सर वीकेंड पे हमारी एम्बेसी में पार्टी होती थी। तो एक बार
और ये बात आज की नहीं है, ये बात मैं बात कर रहा हूँ 2006, 7, 8 के लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने एम्बेसडर से पूछा, जो हाई कमिश्नर थे वहाँ भारत के, वहाँ पर मैंने कहा यार ये बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई कि चाइना इतना कुछ करता है, इतना आगे आके काम करता है यहाँ पर, हम कहीं दिखाई नहीं देते भारत। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, हम साथ में काम करके उस राष्ट्र को डेवलप करते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में भारत के जो भी हैं, चाहे गाड़ियां हो चाहे और हो, हमने वहाँ अपने चाइनीज वर्कर नहीं रखे, वो साउथ अफ्रीकन वर्कर्स हैं, साउथ अफ्रीकन इंडस्ट्री है, सपोर्ट इंडस्ट्री सारी साउथ अफ्रीकन है। तो ये चीज जब उन्होंने बताई भारत के काम करने का, उन्होंने कहा इसका रिजल्ट गौरव आप ना 20-25 साल में देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम बीज बो रहे हैं इन देशों के साथ। मेरे ख्याल से उस समय के हाई कमिश्नर नवदीप सूरी थे, जो अभी मिडिल ईस्ट में है। तो जिस तरह से भारत ने एम्ब्रेस करा है अफ्रीका को, आप सबने वो वीडियो देखा है, उसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं दिख रहा है। उसमें वाकई जो एक बड़ा भाई छोटे भाई को गले लगाता है, उस तरह का बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती है। तो चाइना जिसने सोचा था कि हम ना जाके पूरे G20 को खत्म कर देंगे, उसकी प्रासंगिकता भारत में खत्म कर देंगे, वो अपने एजेंडा में फेल हो गए। और जब चाइना फेल हो गया तो उसकी फ्रस्ट्रेशन आपको भारत के कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है, परिवार में। क्योंकि परिवार एक तरह से कांग्रेस पार्टी, ये जो परिवार है भारत में, ये एक तरह से चाइना का भारत में रिप्रेजेंटेशन है, और पूर्ण रूप से जिसे कहते हैं ना फ्रेंचाइज ओनर है। और पूर्ण रूप से, क्योंकि 2008 का MOU भारत के बारे में ही था, भारत को किस तरह से बेचा जाए। आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, बल्कि छोड़िए कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता ने वो MOU नहीं पढ़ा है। लेकिन जिस तरह की हरकतें, हम पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस MOU में क्या लिखा हुआ है। ये तो G20। अच्छा, तीसरी बात, आपने जैसी शुरुआत में बोला कि G20 रोटेशन पे होता है, प्रेसिडेंसी रोटेशन पे होती है। भारत के पास प्रेसिडेंसी आई तो भारत ने कोई झंडे नहीं गाड़ लिए, या मोदी की वजह से नहीं आई, वो एक रोटेशन था, भारत में आनी थी। 2022 से 2023 की प्रेसिडेंसी भारत में आनी थी, और अगली प्रेसिडेंसी ब्राजील में जानी है, जिसका कल शायद बोला जाएगा, बैटन जो है ब्राजील के हाथ में जाएगा। लेकिन जो आपको 1 साल की अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी में आप क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि G20 पिछले 1999 में बना, 2011 में शेरपा वो बना उसका, फ्रांस के उस पे, और एग्रीकल्चर को ऐड करा गया। और G20 का बुनियाद फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स। पहले भी मैं बता चुका हूं कि G20 ओरिजिनली फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक का एक गोष्ठी जैसी होती थी, ठीक है। उसको आगे लेके उसमें फिर चैप्टर ऐड किया गया आपका एग्रीकल्चर का, और अब बहुत सारे चैप्टर और ऐड हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटिक्स भी हो गई। लेकिन प्राइमरी आज भी, जैसे G20 में मोदी ने बोला कि हम यूक्रेन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के बारे में बात करने का राइट फोरम जो है यूनाइटेड नेशन है, ना कि G20। क्योंकि ये व्यापार का गोष्ठी है, ना कि आपस की लड़ाई झगड़े का या किसी और का। इसमें वही देश आए हैं जो कुछ ले सकते हैं या जो कुछ दे सकते हैं। इसमें उन देशों के लिए कोई जगह नहीं है जो कटोरा लेके घूमते हैं। जिनको लगता था कि G20 में बुलाया जाएगा, हम बाहर कटोरा लेके बैठ जाएंगे, 1-2 बिलियन बाइडेन साहब दे देंगे, 2-3 बिलियन फ्रांस दे देगा, लंदन दे देगा, हम अपनी अय्याशी पाकिस्तान में चालू रखें। वो ये पाकिस्तान वाली बात मैंने इसलिए की कि पाकिस्तान को तो नहीं बुलाया, लेकिन बांग्लादेश को बुलाया, और बाकायदा औपचारिक स्वागत किया गया कोनार्क व्हील के साथ। तीसरी बात G20 की है कि ये मौका भारत को मिला था, भारत को अपना कल्चर दिखाने का।
भारत को अपनी भव्यता दिखाने का, भारत को अपनी जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी भौगोलिक कल्चर है। अब आप सोचो, इसमें महादेव का ही आशीर्वाद है कि आज से 10 साल पहले भारत की स्थिति वही थी जो आज पाकिस्तान की स्थिति है। अगर वही स्थिति आज रहती तो क्या हम G20 कर पाते? क्या हमारे आयोजन कर पाते? क्या हमारे पास कोई देश आना पसंद करते? क्योंकि अंत में जियो पॉलिटिक्स व्यापार होती है। आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आप कितने बुढ़े हैं, कितने जवान हैं, उस चीज से कोई मतलब नहीं। तो G20 भारत में आने पर भारत ने एक अनडिक्लेयर्ड एक चैप्टर ऐड कर दिया, अपना कल्चर। और यहाँ मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताऊंगा, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जब प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करा तो कनार के व्हील के बैकग्राउंड पे करा, सूर्य मंदिर के बैकग्राउंड पे करा, यानी भारत का सिविलाइजेशन, ठीक है, वो हाईलाइट हुआ। आपके दर्शक, मैं मानता हूं, हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं और वो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। मैं केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपने ताजमहल, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम कहीं देखा? जो कि भारत की ब्रांडिंग हुआ करती थी। जो कि भारत की एक समय ब्रांडिंग होती थी, वो ब्रांडिंग आपने देखी? वो ब्रांडिंग आपने नहीं देखी, क्योंकि वो भारत की ब्रांडिंग नहीं थी, वो इंडिया की ब्रांडिंग थी। तो उस चीज को, और जो पटल पे जो नेम प्लेट थी उस पे भी इंडिया नहीं भारत लिखा था। ये ऑप्टिक्स बहुत बड़ी, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जमावड़ा है सभी देशों का। सारी दुनिया की प्रेस मीडिया कवर कर रही है, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए हैं। इस समय ये बताना उनको कि ये भारत है, इससे अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? बिल्कुल। दूसरी बात, तीसरी चौथी बात, मोदी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत की प्रभुसत्ता को प्रेजेंट किया, भारत के कल्चर को और डिजिटल वर्ल्ड को और हमारी टेक्नोलॉजिकल जीनियस को दुनिया के सामने दिखाया। उदाहरण के तौर पे जितने भी देश के लोग आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जेब में, उनके वॉलेट में पेटीएम डाउनलोड कर, वो सॉरी यूपीआई डाउनलोड करके उनके वॉलेट में हजार हजार रुपए डाले, ताकि वो उस चीज को इस्तेमाल करें और उस चीज कैसे इस्तेमाल करना है ये उन्हें सिखाया जाए। अब आप मान लीजिए 100 डेलीगेशंस के जेब में पाँच पाँच सॉरी हजार रुपए डाले गए, तो आपकी 500 लोगों में डाले गए, तो मान लो आपका 5 लाख का खर्चा हुआ। लेकिन 5 लाख रुपए में आपने पूरी दुनिया को ये समझा दिया है कि भारत का यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम कैसा है। अगर यही काम 40 देशों में अगर किसी एजेंसी को दिया जाता तो कम से कम करोड़ों। 40-50 करोड़ तो खर्च हो जाते। मैं तो बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, मैं 1 करोड़ पर नेशन ले रहा हूँ, लेकिन 5 करोड़ पर नेशन के हिसाब से अगर जाया जाए तो 200-400 करोड़, तो 200-400 करोड़ की जगह आपने 5 लाख रुपए में अपना काम कर दिया। बिल्कुल। भारत के पास अनमोल समय था ये 1 साल। कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश से, दिल्ली से, मुंबई से आपने पूरा भारत, इन लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया। कश्मीर से आपने सारा अलगाववाद एक झटके में उखाड़ के बाहर फेंक दिया। और ये कश्मीर की बात नहीं है, ये बात पाकिस्तान की नहीं है, ये बात है कश्मीर के लोगों की। कश्मीर के लोगों ने देखा कि उनकी वैल्यू भारत के साथ क्या है, जिसको उनको अंधेरे में रखा गया था पिछले 70 साल से। अरुणाचल, अगेन वो भी पॉलिटिकल था मीटिंग, क्योंकि वो चाइना उसको क्लेम करता था, वहां पर करा गया। और भारत के विभिन्न हिस्सों में पिछले 1 साल से G20 वाले घूम ही रहे हैं, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें। तो आज आप देखिए कि भारत कहाँ पर जाके खड़ा हो गया, ये किसी ने नहीं सोचा था। अच्छा, अब जो की पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि चाइना पिछले कई साल से OBOR के शोर मचा रहा है, और वो मतलब मसल हाथ मरोड़ मरोड़ के अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है,
जिसमें पाकिस्तान से जब निकाला गया तो पाकिस्तान के पता नहीं कितने एयरपोर्ट और सी पोर्ट उसने खरीद लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसा है नहीं कंट्रीब्यूट के लिए। अब हम्म। भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च करा है। ये हिस्टोरिक है initiative, first of its kind initiative on cooperation of connectivity and infrastructure involving UAE, Saudi Arabia, European Union, France, Italy, Germany, USA। अब उसी कॉरिडोर की वजह से यूएस ने बोला है कि जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल कॉरिडोर है, शिप है, क्लीन एनर्जी है, केबल कनेक्टिविटी है, उसमें अमेरिका भी इन्वेस्ट करेगा। यानी यहाँ ये जितने देश हैं इन सबका म्यूचुअल डेवलपमेंट है। अगर आप मैप उठा के देखिए तो अभी कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले ग्रीस ने अपने पोर्ट भारत को दिए। दैट इज द एंट्री पॉइंट टू यूरोप। और उसके बाद ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो आ रहा है उसकी वजह से आपने मुंबई से अगर आप शुरू हो तो मुंबई से सीधा आप ग्रीस और ऊपर यूरोप में डायरेक्ट लिंक चले जाते हैं। और उससे पहले आपने स्विस कैनाल, इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट करके स्विस कैनाल को भी अपने ऑब्जर्वेशन में ले लिया, हाइफा पोर्ट ले लिया, ग्रीस का ले लिया। ये जो ट्रायंगल बनता है ये यूरोप का गेटवे है जो चाइना किसी भी कीमत पे आपको देना नहीं आता। तो चाइना का ना आना चाइना का फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल, ये बात समझ में आ रही है, चाइना का नहीं आना। अच्छा, आप देखें, आपने जब कहा तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जब इसकी घोषणा की कि हाँ हम एक जॉइंट डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र न्यू दिल्ली, वो दूसरे दिन, आप सोचिए, पहले दिन के दूसरे सत्र में ही ये सहमति बन गई, जिसको लेके वायर जैसे मीडिया ने, मिंट जैसे मीडिया ने बिल्कुल छाती फुला फुला के लिखा कि साहब ये तो संभव नहीं है, ये बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर हो गया और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन वो संभव हुआ। और जयशंकर जी ने कहा कि जब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और उसी के साथ उन्होंने कहा कि साहब हमने भारत के 60 शहरों में G20 की बैठकें की, 37 पन्नों का घोषणा पत्र ये जारी हो रहा है। साथ ही एक टाइम फ्रेम भी जयशंकर जी ने बताया कि 2030 तक हम सतत विकास का लक्ष्य, यानी होलिस्टिक अप्रोच से डेवलपमेंट, ये एक कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में आपने बड़ा महत्वपूर्ण, इससे पहले भी एक वीडियो में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने ये कल्चरल वाला जो चैप्टर था उसको ऐड करने की बात कही, वो आज साबित होते हुए इस तरह से दिखाई देती है गौरव जी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात, कोणार्क का सूर्य मंदिर और उसके बैकड्रॉप में ये लिखा हुआ, न सिर्फ लिखने भर को था बल्कि भारत ने इसको हासिल करके दिखाया है इस तरीके से। आप सोचें, दर्शक अनुमान लगा सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको कहते थे आप, जहां 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं, और सबने देखा होगा वो बॉडी लैंग्वेज, सबने देखी होगी कि किस तरीके से, और विलेबल रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं कि एक नारा वामपंथियों का बड़ा चर्चित है गौरव जी ना, कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की हक हकूक की बात हम करते हैं। अरे साहब, यहां भारत आज पूरे वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बाकी सारी चीजों से पिछड़े हैं, आज भारत उनका लीडर बन के उभरा है। लेकिन देखिए जी, भाई, एक चीज, मूल चीज जो मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं मूलतः। एक अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर आप माल बनाते हैं और माल बेचते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था उस तरह की होती है जहां पर आया हुए माल को आप कंज्यूम करते हैं। हाँ जी, ठीक। और तीसरी अर्थव्यवस्था वो होती है जहां माल बनाया है वहां इतनी खुद में काबिलियत हो कि उस माल को कंज्यूम भी कर लिया जाए। अमेरिका एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है। वो अपने आप में ज़्यादा कुछ नहीं बनाती है, वो हर चीज़ को बाहर से मंगाती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। चाइना एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया के लिए माल बनाती है, या हम अभी बोलें तो माल बनाती थी, लेकिन उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन, परचेजिंग पावर इतनी वहाँ के लोगों की नहीं थी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन करा जा सके।
हम्म। और यही कारण है कि जब कोरोना के बाद अमेरिका बंद हुआ, अमेरिका में प्रॉब्लम आई, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइना पे हुआ, प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ा। चाहे भारत में जब हम लोगों ने दिवाली की लाइटों का बॉयकॉट करा और बहुत सारी चाइनीज मालों का बॉयकॉट करा, तो आपने देखा चाइना की अर्थव्यवस्था पे डेंट तो पड़ा। भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आज आज से पहले नहीं, जो आज माल बनाती भी है और माल खपत करने की द, दम भी रखती है। यानी अगर हमसे दुनिया में कोई माल ना खरीदे, मान लीजिए एक तरह से, तो हम वो पूरा माल खुद खपत कर सकते हैं उसकी। यानी बिल्कुल। भारत की यही कारण है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई रोक नहीं पा रहा है। और हम्म। भारत जब प्रोडक्शन मेक इन इंडिया, जिस पे राहुल गांधी बहुत मजे लेते हैं और मजाक बनाते हैं, संसद तक में मजाक बनाते हैं, राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 9 साल में भारत में ऐसा क्या हुआ कि ये सारी डायनेमिक्स बदल गई। और चाइना इसलिए परेशान है कि अगर भारत का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो नेचुरली भारत की क्वालिटी चाइना की क्वालिटी से लाख गुना अच्छी होती है। चाइना ये है कि अगर भारत की क्वालिटी अच्छी है और भारत में माल बनता है, तो भारत हमारा हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और यही कारण है कि फॉक्सकॉम में आपने पिछले साल देखा था प्रदर्शन, लाल सलाम। तो चाइना दो तरह के हथियार यूज करता है। सड़क पे हथियार यूज करता है लाल सलाम का, जो हमारे कम्युनिस्ट लोग हैं। दूसरा, वैचारिक रूप से लाल सलाम हमारे पत्रकारों को, सारे पत्रकार बिके हुए हैं, सबको पैसा मिलता है भारत के अगेंस्ट लिखने के लिए, वो उसमें बिके हुए हैं। और उसके बाद उनका फ्रेंचाइज मॉडल है, या कह लें इंडिया हेड ऑफिस जो है चाइना का, वो 10 जनपद पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिखाई भी देता है। और आप देखिए किस तरीके के, आप अगर इस कॉरिडोर की बात करेंगे, जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर जो है, उसका पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है सऊदी अरब में। सऊदी अरब क्या कहते हैं, वहां के क्राउन प्रिंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इस बैठक में आर्थिक परियोजना को लेकर की गई घोषणा और पहल के एकीकरण की न सिर्फ आशा कर रहे थे, बल्कि अब इसको सफल होते हुए देख के हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए, इस संस्थापक कदम तक पहुंचने के लिए हमारे साथ काम किया। इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी इस पर लंबा काम हो चुका है। साथ ही बाइडेन ने भी ये कहा कि हम इस कॉरिडोर के अनाउंसमेंट से बहुत खुश हैं और ये डिसीजन, इसमें हम मिलके साथ काम करेंगे। यानी कि ये रातों रात वो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, वही है ना कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि चाइना ने कैसे उनको एक्सप्लॉइट करा है। बाइडेन की हम्म। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की डूबती हुई अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होती हुई उनकी औद्योगिक इकाइयाँ को जगह चाहिए फलने फूलने के लिए, जो जगह भारत के लिए। तो नेचुरल है अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत आएगा। और मैं आज से नहीं, कई मतलब 4 साल तो कम से कम हो गए, मैं लोगों को बोलता हूँ, जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, मैं ट्रेडर्स के लिए नहीं बोलता क्योंकि उतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ना मेरी समझ है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको मैं बोलता हूँ कि भारत की कंपनी जिसका हम्म। प्राइमरी मार्केट भारत का गांव है और गांव के हम्म। रूरल इंडिया है, उसमें इन्वेस्ट करके भूल जाओ वो इन्वेस्टमेंट 10 साल तक। मैं हम्म। गारंटी दे रहा हूं कि वो इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों की शादी कराएगा, आपके बच्चों की पढ़ाई कराएगा। जैसे एक समय रिलायंस में होता था कि 50 रुपए 100 रुपए में आपने शेयर लिया, आज से 40 साल 30 साल पहले, और लोग अरबपति हो गए, घर बन गए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, और रिटायरमेंट भी उस पैसे से हो रहा है। तो आने वाला समय भारत का है। ये मैं कई बार से इस बात को बोलता हूँ बड़े गंभीर होके कि 21वीं सदी साउथ एशिया भूल जाइए, भारत की सदी है। ठीक बात है, और 21वीं सदी और, भारत। जी। और विश्व गुरु का एक बात और क्लियर कर दें, जो हमारे इंटेलेक्चुअल टीवी पे और जो बोलते हैं सुपर पावर, भारत का ध्येय
सुपर पावर बनने का नहीं है। हम्म। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरे साइन के साथ ले लीजिए। भारत का ध्येय सुपर पावर बनने का नहीं है। भारत का ध्येय विश्व गुरु बनने का है। जब आप गुरु बन जाते हो तो नीचे कितनी भी सुपर पावर हो कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो हम भारत को गुरु बनना है। गुरु मतलब सबको साथ ले, जैसे एक गुरु अपने अपने क्लास में सभी विद्यार्थियों को बराबर का या मान सम्मान या देते हैं, ज्ञान देते हैं। वही विश्व गुरु का रोल है कि भारत चाहे ताइवान से डील करे, चाहे अफ्रीका के किसी देश से डील करे, या अमेरिका और फ्रांस से डील करे, भारत उन देश को वही पायदान देगा जो उसने अमेरिका को दी है। ठीक बात। यही ये बात तो विश्व समझ में। यही विश्व गुरु होता है। जी बिल्कुल। और वह विश्व गुरु के मायने भी यही हैं। और आपने जो एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको मैं रिपीट करूंगा, एक तरह से कोट करूंगा आपकी बात को, कि जब आप गुरुवत्व की श्रेणी में होते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आपके नीचे आपका शिष्य अरबपति है, खरबपति है या राजा का लड़का है। गुरु गुरु होता है, और गुरु सबके लिए पूजनीय होता है। और गुरु की एक बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको साथ लेके चले। और भारतीय सनातन परंपरा इस बात की उद्घोषक रही है और सदा से उसको जिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत के लिए कुछ नया है जिसको वो अपने अंदर लाके सींचेगा, रोपेगा और उसको जिएगा, बल्कि ये सनातन की स्वाभाविक प्रक्रिया है जो भारत कर सकता है। अच्छा गौरव जी, इतना बड़ा जलसा, पहले ही दिन इतनी सफलता है भारत के लिए, ये सब किसके लिए? भारत के लिए। ये ना भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है, ये ना नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है, ये ना एनडीए के हो रहा है, ये ना किसी खास प्रदेश के लिए हो रहा है। आखिर वो 60 शहर जहां पर G20 की मीटिंग्स हुई वो भारत के हैं, हर राज्य के हैं। और क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या नॉर्थ ईस्ट और क्या गुजरात, सब तो जोड़ के रख दिया। लेकिन ऐसे में क्या भारतीय लोकतंत्र की ये बुरी स्थिति नहीं है कि आज देश का विपक्ष ऐसी ऐसी बातों को, आप कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस की गोदी मीडिया, कांग्रेस के टुकड़ों पर पलते हुए यूट्यूबर्स को देख लीजिए, व्यंग्यकारों को देख लीजिए जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं उनको देख लीजिए, सुबह से सोशल मीडिया, जब से ये मीटिंग शुरू हुई है उससे पहले तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला गया है उनके, और अब सांस नहीं आ रही है। बातें किस तरह की हो रही हैं, किसने किसके साथ फोटो खिंचाया, थाली चम्मच कौन कैसे खाना खाएगा, किसको न्योता आया किसको न्योता नहीं आया, खड़गे जी को नहीं बुलाया गया। अरे किस कैपेसिटी में खड़गे जी को बुला लिया जाए? प्रोटोकॉल है, पूरी कैबिनेट को बुलाया गया, खड़गे सारे जी को मुख्यमंत्री जी। खड़गे जी को कौन से प्रोटोकॉल के अंडर बुलाया जाता है? मैं यही बात कह रहा हूं कि वो ना और कहीं के अगर मुख्यमंत्री हैं। खड़गे जी से मोदी को इतनी चिढ़ है और कांग्रेस से इतनी है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को क्यों बुलाया? और बिल्कुल सही। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने डिनाई कर दिया। कोई बोल रहा है कि मेरा हवाई जहाज लैंड नहीं कर सकता, नो फ्लाई जोन है। जबकि बड़े बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट के कि स्टेट चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और रक्षा रिलेटेड विमान कभी भी लैंड कर सकते हैं, उनके लिए नो फ्लाई जोन नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर या गवर्नर या और कोई व्यक्ति प्राइवेट प्लेन से आता है, जैसे कि बहुत सारे राज्यों के अपने हवाई जहाज नहीं है, वो प्राइवेट प्लेन यूज करते हैं, तो वो बाकायदा एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के डायरेक्ट एमएचए को दे दें, सिविल एविएशन को दे दें, और विद इन 10 मिनट उन्हें परमिशन मिल जाएगी दिल्ली में आने की। तो ये बहानेबाजी है। अब इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है, पिछले 10 साल, मतलब 2014 से पहले के 10 साल, सोनिया गांधी जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह जैसी कठपुतली को रखने के बाद सोनिया गांधी ने अपने आप का स्ट्रेचर सुपर प्रधानमंत्री का बना लिया था। जितने भी विदेश से विदेशी मेहमान आते थे, सोनिया गांधी बिल्कुल ऐसे ही मिलती थी जैसे आज नरेंद्र मोदी विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल रहे हैं।
तो बिना कोई पद के वो जगह लेने का, और यही उनको सबसे बड़ी खुजली आज हो रही है कि खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो इंटाइटल्ड सत्ता में है, जिनका इंटाइटलमेंट किसी से भी ऊपर है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको कोई जगह नहीं दी जा रही है। ये बेचैनी उनको खाई जा रही है, और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पेशल मीटिंग नहीं कर पा रहा है। जिस सोनिया गांधी केवल यूपीए की अध्यक्ष बन के प्रधानमंत्री के ऊपर थोप कर 10 साल तक हर समारोह में वीवीआईपी बनकर राज करते रहे, विदेशी विदेशी हर राष्ट्र अध्यक्ष से भेंट करते रहे, भेंट लेते रहे, आज वो समय का पहिया घूम चुका है। ये बड़ा आपने पंचलाइन बोला, न सिर्फ भेंट करते रहे बल्कि भेंट लेते भी रहे। मैं अपने शब्दों को बहुत सोच के बोलता हूँ, बहुत विचार करके बोलता हूँ। भेंट लेते रहे, ये भेंट लेने का ही नतीजा था कि 2008 में चाइना के साथ एमओयू करा था। बिल्कुल अगर ठीक बात। 2014 के बाद भारत की सरकार नहीं होती, मोदी या भाजपा की सरकार नहीं होती, तो बड़े भाई मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, भारत का नॉर्थ ईस्ट जा चुका था, भारत में तमिलनाडु जा चुका था, भारत में पंजाब जा चुका था, कश्मीर की तो बात ही मत कीजिए, वो तो आप हिमाचल तक काट चुके थे। एक बीच में उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ राज्य मिलके एक छोटा सा भूखंड रह गया था, जो इसको आप भारत कह के मंजीरे बजा के और ढोल बजाते। बिल्कुल। और 2008 में ये सारी चीजें देने का आपको याद होगा भाई। जनवरी 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने सोनिया गांधी के प्रेशर पे ये डिसाइड कर लिया था कि सियाचिन को हम डीमिलिटराइज करेंगे। सियाचिन को क्या डीमिलिटराइज करेंगे भाई? डीमिलिटराइज शब्द तब इस्तेमाल होता है जब किसी जगह पे दो देश की सेनाएं खड़ी हों, और ये बोला जाता है कि भाई तुम 10 किलोमीटर पीछे जाओ, हम 10 किलोमीटर पीछे जाएंगे, वो होता है डीमिलिटराइजेशन। लेकिन सियाचिन में तो केवल भारत की सेना है, और सियाचिन को क्यों डीमिलिटराइज करने वाली बात थी? वो ये थी कि चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है, वो जो सी पैक रूट है, वो सियाचिन से जाता। पाकिस्तान तो बहाना था, सियाचिन पे कब्जा चाइना का होता। एक तरह से जनवरी 2013 में हमने चाइना को सियाचिन थाली में परोस के देने की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी। यहाँ पर एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते, और मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा और मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा। मैं हर व्यक्ति में जो उसने अच्छा करा है उसको समझने की कोशिश करता हूँ, और ठीक जो बात। बुरा करा है मैं ब्लैंकेट हेट किसी से नहीं करता। शेखर गुप्ता ने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज पेपर में, द कूप स्टोरी। आपको याद होगा, जनवरी की बात है 2013 में, सुना है ना कूप स्टोरी? बिल्कुल शेखर बिल्कुल। गुप्ता ने अपने जीवन में सच्ची कहानी उस कूप स्टोरी में लिखी थी। वो वाकई में कूप था, और इस कूप में जो दो लोग इन्वॉल्व थे, वो उस समय के तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति जी और भारत के सेनाध्यक्ष। नाम नहीं लेंगे, कम से कम इतनी रिसर्च तो आप खुद कर लीजिए। सेना अध्यक्ष अब मंत्री हैं, और राष्ट्रपति अब भारत परलोक में है, महादेव के साथ हैं। और बड़ी सीधी सी बात, मैं लोग कुछ भी बोले, मेरे को ये बताओ यार, फरीदाबाद टोल पे बीएमपी टोल तोड़ते हुए क्यों निकली दिल्ली की तरफ? बीएमपी एक तरह का टैंक जैसा होता है, छोटा सा, जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। वो टोल के साइज का नहीं होता है, वो ट्रक के साइज का नहीं होता कि टोल पे पार कर जाए। लेकिन वो पार करा, और टोल के जो केबिन है उसके शीशे टूटे, उसकी बैरियर टूटे, सब टूटे। क्यों? दिल्ली क्यों आ रहे थे? ये सवाल है, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। अनुत्तरित नहीं, मैं
देखिए, मैं कोई भी बात हवा में करता नहीं अविनाश भाई, आप मेरे को जाते हैं अविनाश भाई। मैं जो भी बोलता हूँ समय पर बोलता हूँ, सही बोलता हूँ। शेखर गुप्ता से कोई मेरा प्रेम संबंध है नहीं, ना कोई हंकी डोरी बात है, ना कब मैं कभी मिला हूं, ना जानता हूं, ना जानना चाहता हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज सही लिखी है तो उसको बोलना, उसको बताना मेरा काम है। खूब ठीक है। थ्योरी झूठ नहीं थी, खूब थ्योरी सच थी। और यही कारण मनमोहन सिंह जी की टांगे हिल गई थी उस समय, और वो सियाचिन पे डिसीजन बैक ट्रैक करा गया। आप सोचिए, अगर सियाचिन चला गया होता तो कश्मीर का क्या हाल होता आज। बिल्कुल, वो समझी जा सकती है, इतनी खतरनाक स्थिति होती। और अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह से कांग्रेस के लोगों में बौखलाहट है, वो एमओयू का असर, चीन के पूरे एजेंडे का यहाँ पर सत्यानाश होना G20 में, वो साफ दिखाई देता है कि जो बिलबिलाहट निकल के आ रही है, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे कांग्रेस के सिंपथाइजर हो, चाहे उनसे जुड़ी हुई मीडिया हो, हर तरफ बातें किस तरह से हो रही हैं वही दकियानूसी। फलाने का कपड़ा कैसा है, फलाने किस थाली में खाना खा रहा है, फलाने से फलाने मिला तो उसने किस तरफ देख के फोटो भाई खिंचवाई। भाई आपके घर में भाभी जी बर्तन तो रखती होंगी अपने किचन में। मेरे घर में भी बर्तन है। मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो लो पहला का फर्स्ट क्लास डिनर सेट निकलता है, टेबल पे लगता है, अपने गेस्टों को परोसा जाता है। लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं खाना स्टील की थाली में ही खाता हूँ। बिल्कुल। तो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी, ये तो भारत का आज का नहीं सैकड़ों साल का इतिहास है। अभी तो आपने कपड़े हाथ मिलाना, खाना चांदी के चम्मच, सोने के चम्मच, गोल्ड प्लेटेड वगैरह में आपने सुना होगा। आने वाले एक हफ्ते दो हफ्ते में पता है क्या है, मैन्युफैक्चर्ड स्कैम आएंगे। आप लिख के रख लीजिए, वो मैन्युफैक्चर्ड स्कैम आने हैं। इसी क्योंकि आयोजन को लेकर। कांग्रेस को वैल्यू ऐड करना आता नहीं है, कोई चीज का वैल्यू ऐड कांग्रेस की समझ में आ नहीं रहा है। इसलिए वो ऐसे टुच्चे मुद्दे उठा रही है, सड़क छाप, ताड़ी, ताकि जो सड़क छाप लोग हैं, जो उनका काडर है, वो खुश रहे कि हम कुछ कर तो रहे। बिल्कुल ठीक बात है, और वो साफ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस कांग्रेस आज की देश में देश के लिए काम नहीं कर रही है। विपक्ष का रोल, कांग्रेस केवल सोशल मीडिया पे दाने डाल रही है अपने लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, भड़काने के लिए, और सोशल मीडिया की जो लड़ाई है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सो कॉल्ड सनातनी हैं, जो सो कॉल्ड जिन्होंने अपना जीवन, मतलब ऑनलाइन जीवन अपना बनाया, मोदी जी की पॉलिसीज की तारीफ, मोदी की तारीफ करके, आज वो कांग्रेस से पैसे लेके और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। खैर 2024 के चुनाव के बाद उनका भी नंबर आना है, ये मेरी तरफ से आप लिख के रख लीजिए। चले, नंबर तो जनता ही दे रही है, 2014 से लगातार दे रही है, 2019 में उसने दिया, 2024 के मुहाने पे हम खड़े हैं, वहां भी नंबर किस तरीके से जनता दे रही है जवाब। तो ऐसे तमाम तत्वों को जवाब तो मिल ही रहा है, कांग्रेस को भी जवाब मिल रहा है। अभी तो आज पहला दिन था, वो कहते हैं ना, अभी तो मोहब्बत की शुरुआत है। और पहले दिन देश ने अपने लिए क्या क्या कमाया, न सिर्फ अपने लिए क्या क्या अर्जित किया, बल्कि आज के दिन की G20 के इस न्यू दिल्ली समिट की पहले दिन की सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, जो उपलब्धियां हैं उस पर तो आपने विस्तार से बात रखी, लेकिन आप देखें वसुधैव कुटुंबकम के रूप में वाकई उसको जीने का प्रयास, अफ्रीका तक विस्तार, नाम, एक अलग सदस्य संख्या बढ़ जाना, ये एक ऐसा है जहां से भारत एक विश्व गुरु की तरफ साफ साफ अपने कदम न सिर्फ बढ़ाता हुआ दिख रहा है, बल्कि एक अच्छी खासी दूरी तय करता हुआ दिख रहा है। मैंने गौरव जी, मैंने आपको विश्व गुरु की वही बात बताई ना, कि विश्व गुरु ठीक क्या बात, होता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। गौरव जी, आज अभी पहला दिन है, मैंने कहा था अभी तो मोहब्बत की शुरुआत है। मैं आज ही दर्शकों के सामने ऑन कैमरा आपसे वादा ले रहा हूं कि अभी कल का एक दिन और बाकी है, बहुत कुछ होना है, और हमें पता है कि दर्शक आपको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कल जब G20 का समिट समाप्त होगा औपचारिक रूप से, तब हमें आशा ही नहीं,
कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा समय जरूर निकालेंगे और आपसे फिर एक चर्चा हम करेंगे। आप जब आज्ञा करेंगे हम उपलब्ध हो जाएंगे। यार हमारी इतनी बिसात थोड़ी ना है, हम कोई इतने बड़े इंसान थोड़ी ना है कि हमारी आज्ञा लेनी पड़े या समय लेना। आप आज्ञा दीजिए, जैसा होगा वैसा कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद गौरव भाई। इसी के साथ गौरव जी को देते हैं आज के लिए धन्यवाद। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। हमने कल भी अपने इससे पहले भी चर्चा में ये कहा था कि आपको जिन विषयों पर हमारी बातचीत सुनने की इच्छा हो, आप चाहते हैं, उन विषयों को कमेंट पर रखिए। हम एक लिस्ट बना रहे हैं और हम गौरव प्रधान जी को छोड़ेंगे नहीं। तो इसी टेक के साथ गौरव जी को एक